हाँ मित्रों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गजेंद्र सिंह चारण आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ यस गुरु प्राइम ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम इतिहास विषय में पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हमने पढ़ ली है। यदि किसी कारणवश आप ये दोनों वीडियो नहीं देख पाते हो तो एक ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन। टॉपिक का क्या नाम है? राजस्थान की सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन कैसे? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, हमारे चार ही सभ्यताएं। कितनी सभ्यताएं? चार सभ्यताएं। और चारों सभ्यताओं को देखते हैं। सबसे पहले नंबर एक, जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है आपके काली चूड़िया। पहला प्रश्न ये आता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। अब यदि पूछें पहली चीज स्थिति, तो सब में काम करेगी। कालीबंगा स्थिति, कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़। आहड़ कहां पर है? आहड़ उदयपुर। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना सिक्कर। नीम का थाना सिक्कर। और बेराट सभ्यता कहाँ है? और जो बेराट सभ्यता है आपके वो है जयपुर। बेराट सभ्यता कहाँ है? बेराट सभ्यता है जयपुर। उसके बाद में ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे बसी? किस नदी के किनारे? ऐसा देखें तो नदी है जो कालीबंगा सभ्यता है किस नदी के किनारे? ये जो सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर को किस नाम से जानते हैं? घग्गर को सरस्वती के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सरस्वती नदी या दुष्वती नदी। राजस्थान का शोक, नट नदी, नाली नदी, मृत नदी, शोकर नदी, हकरा नदी, इनके नाम से जाना जाता है। और जो आहड़ उदयपुर, ये किस नदी के किनारे? तो ये है आयड़ या बेड़च नदी। और किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है आयड़ या बेड़च नदी। उदय सागर झील से पहले आयड़ कहलाती है, बाद में क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। नीम का थाना सिक्कर, ये किस नदी के किनारे? कांतली गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। और कांतली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है। इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी, और तोरावटी ढूंढाड़ी की क्या है? एक उपबोली है। बेराट सभ्यता जयपुर। और ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे? ये है बाण गंगा। अर्जुन की गंगा ताला नदी रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। सीधे अपना जल किस में डालती है? यमुना में डालती है। स्थिति और नदी। नदी के बाद में युग पूछे कि यहाँ पर कौन सा कैसा युग था? तो ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता कैसी है? ये है कांस्य युगीन। कैसी है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और आहड़ कैसी है? आहड़ ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी है? ताम्र युगीन सभ्यता है। और गणेश्वर कैसी है? ये भी आपके ताम्र युगीन सभ्यता है। और बेराट, ये पूछा जाता है जो बेराट है वो आपके लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। अब इनको जो इतिहास के किस युग में रखा गया है? तो ये जो आती है ये केवल आदि ऐतिहासिक में। किसमें है? कालीबंगा आएगी आधे ऐतिहासिक युग में। इतिहास के तीन युग हैं, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो है जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। और आदि ऐतिहासिक में साक्ष्य तो मिले, मुद्रा मिली, लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। और ऐतिहासिक में साक्ष्य मिले और पढ़े भी गए हैं। बाकी ये जो आहड़ भी किसमें आएगी? ये आएगी प्रागैतिहासिक में। किसमें आएगी? प्रागैतिहासिक। ये भी किसमें आएगी? प्रागैतिहासिक। और ये भी किसमें आएगी? ये भी आपकी आएगी प्रागैतिहासिक। मित्रों इस साइड में थोड़ी सी जगह कम है आने में, तो आप देख लेना आराम से इसको पॉज करके। प्रागैतिहासिक है। अब देखो ये जो युग है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। परिवार वगैरह दो सभ्यताओं में चलेगा, इनमें तो कोई विशेष है नहीं। इन दोनों में देखो, ये कांस्य युगीन है। ये कैसी है? ताम्र युगीन है।
ये नगरीय है या इसको शहरी सभ्यता भी कहते हैं। और ये कैसी है, ये ग्रामीण है। गणेश्वर में कोई नहीं। और ये भी कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है, याद रखना। विराट भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण नहीं होता, ग्रामीण सभ्यता। कांस्ययुगीन नगरीय, यहाँ जो परिवार था कैसा था, परिवार एकल था और मातृशतात्मक। कैसा था, मातृशतात्मक। यहाँ पर जो परिवार था वो कैसा था, संयुक्त था। और कैसा था, पितृशतात्मक था। और यहाँ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। अब स्थिति होगी, नदी हो गया, युग हो गया, उत्खनन की पूछे, उत्खनन के स्तर। युग हो गया, कालक्रम, इनका जो काल है, काल, कालक्रम क्या क्या है। यदि इनका कालक्रम देखें तो कालीबंगा का जो कालक्रम है वो है 3000 से 1900 बीसी। और पुराना आप पढ़ ही रहे, 2350 से 1750 बीसी। 3000 से 1900 बीसी, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था एक बार। 3300 से 1750, 3000 से 1900 तक। और ये सर्वमान्य है 2350 से 1750 तक। आड़ का जो कार्यकाल है, कालक्रम है, कार्बन 14 अनुसार 1900 से 1200 बीसी। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। और गणेश्वर है 2800 ईसा पूर्व, 2800 बीसी। और ये जो है आपके 5वीं सदी से दूसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व। अब इसकी खोज की बात करें, कालीबंगा का यदि पता की पूछे, कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जो पता लगाया था 1916 में किसने लगाया था, एलपी टेसीटोरी ने। जब ऐसा पूछा जाए कि कालीबंगा का सर्वप्रथम पता या सर्वप्रथम विजिट करने वाला, तो टेसीटोरी 1916, 1.5 तक पूछी गई। कालक्रम के बाद में खोज की बात करें, कालक्रम के बाद में अगली जो बात करते हैं खोज की, तो कालीबंगा की जो खोज है वो किसने की है, कालीबंगा की जो खोज है वो की है 1952, अमलानंद घोष। किसने की है, अमलानंद, अमलानंद घोष ने। और आहड़ की जो खोज है वो की है 1953 में, अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की है, अक्षय कीर्ति व्यास। गणेश्वर की जो खोज है वो की है आपके 1977 में, आर.सी. अग्रवाल, यानी पूरा नाम है इसका रतन चंद्र, आर.सी. यानी रतन चंद्र अग्रवाल। और बेराट की जो खोज की है आपके 1936-37 में, दयाराम साहनी ने। किसने की है, दयाराम, इसकी जो खोज की 36-37 में दयाराम साहनी ने की है। अब उत्खनन की बात करें, उत्खनन के जो स्तर है, ये पूछा गया, आरपीसी पूछती है, सारे प्रश्न पूछे गए। देखो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये कालक्रम, खोज, उत्खनन, ये सारा आपको कंठस्थ याद होना चाहिए सभ्यता से। और आपका एक एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उत्खनन स्तर कालीबंगा में कब याद रखेंगे, कैसे, कालीबंगा पे से 5 स्तरों में। और आहड़ का आज से क्या हो गया, 8। और आहड़ का 8 स्तरों में, इनका कोई स्तर नहीं है। और उत्खनन की बात करें, उत्खनन 61 से 69 के बीच में, 61 से
69 के बीच, 61 से 69 के बीच जो करने वाले हैं, एक तो है बीबी लाल, बीबी लाल, पी के थापर। ये मैंने सारी ट्रिकें बता रखी है कि बीबी के जैनजी जोशी खरा, जैनजी जोशी वास्तव में जैनजी जोशी खरा है, वो ट्रिक कालीबंगा सभ्यता में लिखी है। देखो, एसपी जैन, जेवी जोशी, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, बीबी की रेप, बीबी बी रेप, बीबी बी के एसपी जैन जी जोशी वास्तव में खरा है। जैन जी जोशी कहीं है, वास्तव में खरा है। आड़ का जो उत्खनन है, आड़ का उत्खनन करने वाले अक्षय कीर्ति व्यास 53 में, उसके बाद में 56 में आर.सी. अग्रवाल, 56 में आर.सी. अग्रवाल और 61 में एच.डी. अंकलिया। कालीबंगा की इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं। देखो, इसकी ट्रिक क्या है, जैन जी जोशी वास्तव में खरा है। एक तो गया एसपी जैन, जेपी जोश, जगपति जोशी, एम श्रीवास्तव और एमडी खर्रे। जैन जी जोशी वास्तव में खरा है, बीबी के ये उत्खनन है। और गणेशपुर के उत्खनन की बात करें तो 1978-79 में जो उत्खनन करने वाले हैं, एक तो है आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार। और विजय कुमार, यदि बेराट की सभ्यता की बात करें, विराटनगर, बेराट की बात करें तो बेराट में क्या है, दयाराम साहनी है। इसकी जो ट्रिक क्या है, दया नीका देख, दया नीका देख, ये उत्खनन याद रखना। परीक्षा में प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन से इतिहासविद बेराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है या फिर कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो दया से तो क्या हो गया, दयाराम साहनी। और उत्खनन 62-63 में, 62-63 में किसने किया, देखो इसे क्या हो गया, एक तो हो गया नील रतन बनर्जी, और कैसे क्या हो गया, कैलाश नाथ दीक्षित। और देश से क्या हो गया, देश पांडे। ये आरपीसी ने पूछा भाई, देखो ये पूछा गया है, ये मोस्ट है, आरपीसी ने पूछा है, और ये सारा पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है। सारे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं बार बार। कैलाशनाथ दीक्षित, देश पांडे, और एक का हो जाएगा कार्लाइल, और एक के का हो जाएगा कनिंगम। देखिए एक बार, सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। कालीबंगा कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में, आहड़ कहाँ, उदयपुर में, गणेश्वर कहाँ, नीमकाथाना शिखर, बेराट कहाँ, जयपुर। कालीबंगा किस नदी के किनारे, गगर नदी के किनारे। आहड़ किस नदी के किनारे, आइडिया बेडस नदी के किनारे। गणेश्वर किस नदी के किनारे, कांतरी नदी के किनारे। और बेराट किस नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। युग कैसा, कांस्य युगीन, आहड़ ताम्र युगीन, गणेश्वर ताम्र युगीन, बेराट लो युगीन। केवल आदि ऐतिहासिक काल में कालीबंगा है, बाकी सारे प्रागैतिहासिक काल में है सारे। कालीबंगा नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन, आहड़ ताम्र युगीन, ग्रामीण,
परिवार एकल और मात्र शतात्मक, यहाँ पर परिवार संयुक्त और पितृ शतात्मक। जबकि बेराट कैसी सभ्यता है? बेराट ग्रामीण सभ्यता है। कालक्रम 3000 से 1900 बीसी या फिर 2350 से 1750 बीसी, जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और ये नहीं है तो ये याद रखना। इसका 1900 से 1200 बीसी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, इसका 2800 बीसी और इसका 5वीं सदी से दूसरी सदी से पूर्व। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने, आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, गणेश्वर की खोज 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने और बेराट की खोज 3637 में दयाराम सानी ने की है। कालीबंगा का उत्खनन श्री जैन जी जोशी, वास्तव में खराखल्डा, बीबी कीरे, बीबी बीरे, बीबी लाल, बी.के. थापर, एस.पी. जैन, जे.वी. जोशी, एम.डी. खरे और के.एम. श्रीवास्तव, ये सारे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में बार बार नाम पूछती, ये नाम बार बार पूछे जाते हैं। और इसका जो उत्खनन 56 में आर.सी. अग्रवाल, यानी पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन इसने तो क्या करवाया, इन्होंने वृद्ध करवाया, बृहद उत्खनन। और सर्वाधिक उत्खनन किसने करवाया? एच.डी. सांकलिया ने सर्वाधिक उत्खनन करवाया। गणेश्वर का आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार। इसका उत्खनन आपको ट्रिक याद रखनी, दया निका देख, दयाराम सानी तो निका से नीचे नीलतन बनर्जी, के सी कैलाशनाथ दीक्षित, देश देश पांडे और काका कार्लाइल और कनिंगम। अभी पीछे प्रश्न है तो उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन विराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो आपको ये याद रखना। आगे देख लेते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं। कालीबंगा आहड़ गणेश्वर और ये है सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और विराट। अब पीछे हमने देख लिया था, आगे जो तुलनात्मक अध्ययन वो देखते हैं। अब इनके देखते हैं उपनाम। एक प्रश्न उपनाम कहा जाता है, तो दीनहीन सभ्यता का पहला नाम है दीनहीन सभ्यता। दीनहीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनकी पुस्तक है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और तीसरा जो इसका उपनाम है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक ही है ये, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। कालीबंगा प्रथम, ये भी पूछा जाता है, कालीबंगा प्रथम सोंथी सभ्यता बीकानेर, सोंथी सभ्यता बीकानेर। और इसकी जो तुलना की जाती है कोट दीजिए पाकिस्तान सभ्यता से। इसी प्रकार आहड़ के उपनाम ताम्रवती या फिर तांबावती। परीक्षा में प्रश्न आता है कि आहड़ को ताम्रवती या तांबावती क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि तांबे के जो तांबा प्रचुर मात्रा में पर्याप्त हुआ है, तांबा प्रचुर
मात्रा में प्राप्त। अघाट कोट 10वीं 11वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी। अघाट कोट, अघाट कोट, अघाट दुर्ग, अघाटपुर, अघाट, अघाट कोट, अघाट दुर्ग, अघाटपुर और धूलकोट। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है धूलकोट, लेकिन ये उपनाम नहीं है। धूलकोट क्या है? ये जो आहड़ सभ्यता का है, ये कैसा नाम है? ये आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम है। धूलकोट बनास सभ्यता, बनास सभ्यता और बनास संस्कृति किसने कहा है? एच डी सांकलिया ने ये नाम दिया आपके, एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया ने। मृतकों का टिल्ला, मृतकों का टिल्ला, रेत का टिल्ला, 8 बार बसने उजड़ने वाली, 8 बार बसने उजड़ने वाली, 8 बार बसने उजड़ने वाली। तो कितने नाम हो गए देखो? ताम्रवती या तांबावती, आघाटपुर, आघाटकोट, आघाट दुर्ग, धूलकोट सबसे महत्वपूर्ण, बनास सभ्यता, बनास संस्कृति, मृतकों का टिल्ला, रेत का टिल्ला और 8 बार बसने में 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता। मित्रों यही सार है, बस सार रूप हमें आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना क्या पढ़ते हो, ये महत्वपूर्ण आपको कितना क्या आ रहा है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। और ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो क्रीम है, आपको पता, आपने देखा है दूध को हम गर्म करते हैं, जैसे 20 किलो दूध को गर्म करते हैं, जो मलाई है ऊपर आ जाती है, उसमें से 5 किलो ऊपर से निकालो। मलाई निकालने के बाद में 5 किलो दूध को बिलोते हैं और बाकी 15 किलो का बिलोना करते हैं, तो घी ज़्यादा 5 किलो में से आएगा। और दूध के जो ऊपर आता है वो तो थरकन, और जो नीचे जम जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खुरचन। तो आपको खुरचन और थरकन में फर्क करना है। परीक्षा में थरकन पूछी जाती है, खुरचन नहीं पूछी जाती। खुरचन के चक्कर में अपना समय खराब नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। तो ऑथेंटिक जो सोर्स है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छा मैटर देना जिससे एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। और कई लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी होगा। और गणेश और सभ्यता के जो उपनाम है वो क्या, देखिए। प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? यानी प्रश्न आता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन कौन है? तो ताम्रयुगीन, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं में, यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है ये। पुरातत्व का पुष्कर, ये भी पूछा गया। ताम्र संचयी संस्कृति, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पूर्व हड़प्पा युगीन ताम्रयुगीन सभ्यता, पूर्व हड़प्पा युगीन ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। और बेराट का जो प्राचीन नाम है मित्रों, वो तो आपको पता ही है क्या नाम है। बेराट का जो प्राचीन नाम है वो तो इसका है विराटनगर।
अब इसके जो उपनाम है, नंबर 1, प्राचीन युग की, प्राचीन युग की चित्रशाला क्या कहलाती है? प्राचीन युग की चित्रशाला। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य मत्स्य जनपद की क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी। पारयात्र, महाभारतकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन या मुगलकालीन अवशेष? मौर्यकालीन। और कौन कौन से अवशेष मिले हैं? मुगलकालीन। मुगलकालीन अवशेष वाली। मुगलकालीन अवशेष वाली सभ्यता। और कथन कि हमने जो खोजा है उससे ज्यादा, पाकिस्तान को देकर जो खोया उससे ज्यादा कहीं पाया, किसको खोजकर? विराट को। प्राचीन युग की चित्रशाला, मत्स्य जनपद की राजधानी, प्राचीन नाम विराटनगर, पारयात्र किसने कहा? वेनसांग ने। महाभारतकालीन, मौर्यकालीन और मुगलकालीन अवशेष। पारयात्र किसने कहा है? वेनसांग ने। ये इसके उपनाम है। और 8 बार उजड़ने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अब यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य हैं वो भी एक नज़र देख लेते हैं, ताकि हमारा पूरा जो सार है यहाँ पर हो जाए। साक्ष्य क्या क्या मिले देखो। बाकी डिटेल से करवाया हुआ है, शॉर्ट में करवा देता हूँ। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेत किस दिशा से? दक्षिण पूर्व दिशा से। और किस काल के? पराक हड़प्पा। कपास के साक्ष्य, जुते हुए खेत में किसके साक्ष्य है? गेहूं प्लस जो। कपास के साक्ष्य, ऊंट की अस्थियां, भूकंप के साक्ष्य, कुओं के साक्ष्य, जल निकासी, लकड़ी की नालियां, जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियां, ग्रिडिया ऑक्सफोर्ड पद्धति, घर बसे हुए थे ग्रिडिया, ऑक्सफोर्ड पद्धति, अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श, दोहरी सुरक्षा प्राचीर, दोहरी सुरक्षा प्राचीर, परकोटा, दुर्गीकरण, 7 अग्निवेदिका, चूल्हे और चूल्हों का आकार किसके समान? तंदूर के समान। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और
दुर्ग के साक्ष्य 7 अग्नि वेदिकाएं, बेलनाकार मोरे, बेलनाकार मोहरे, जिन पर किसका अंकन है? व्याघ्र का अंकन है, व्याघ्र का अंकन। मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली है। सुनियोजित नगर व्यवस्था, सुनियोजित नगर व्यवस्था। उत्खनन काल 3, उत्खनन के स्तर 8। दुर्गीकरण के साक्ष्य, एक साइड में दुर्ग और एक साइड में नॉर्मल जनता, ब्राह्मणों के आवास। कब्र मिले, कब्र का आरसी 37। बालक की खोपड़ी में 6 छेद। हाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस रोग की जानकारी मिलती है। और जो यहाँ पर शवादान था, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार 3 प्रकार का था। पूर्ण शवादान या कलश शवादान भी कहते हैं। ऊंट की अस्थियों का अवशेष। और कालीबंगा में यहाँ पर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में। और कालीबंगा पर डाक टिकट जारी हुआ है 26 अक्टूबर 1961 को 90 पैसे का। 26 अक्टूबर 1961 को 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। और क्या है देखो, 26 अक्टूबर 1990 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। पतन केनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। और डेल्स ने क्या बताया? डेल्स के अनुसार गग्गर का मार्ग परिवर्तन। देखो इसमें या कुछ कालीबंगा के और ले लेते हैं। ठीक, आड़ के उस समय आ जाएंगे। यहाँ पर कालीबंगा के कुछ और है देखो। हाथीदांत का कंगा, माप तोल के बाट, पत्थर के कांसे का बेल, बैलगाड़ी के खिलौने, सुनियोजित नगर, कांसे का दर्पण। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले कालीबंगा से। अब बात करते हैं आहड़ की। आहड़ से जो साक्ष्य मिले हैं, ये जो लोग, इनका जो व्यवसाय था, सबसे पहले आहड़ के लोगों का जो व्यवसाय था, कृषि प्लस पशुपालन था। क्या था? कृषि प्लस पशुपालन था। चावल, गेहूं, बाजरा से परिचित। जो भी इसमें शामिल है,
आहड़वासी, इनका जो व्यवसाय कृषि प्लस पशुपालन था, चावल गेहूं बाजरा से परिचित थे। और जो मृदु भांड है, मृदु भांड हमने नहीं लिखे हैं, मोरे ने लिख दी बेलनाकार, अलग से लिख देंगे, ये सेक्शन लिख देते हैं। काले वे लाल रंग के मृदु भांड, काले वे लाल रंग के मृदु भांड प्राप्त हुए। रंगाई छपाई रंगाई छपाई ठप्पा, माप तोल के बाट, बनाशियल बुल, बनाशियन बुल प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटें, भवन अब उपलब्ध नहीं है, भवन अब उपलब्ध नहीं है। और जो मकान थे, मकानों की नींव पत्थरों से भरी जाती थी, मकानों की नींव पत्थरों से। राम सेमकाश में स्फटिक के निशान, राम सेमकाश में स्फटिक। पूजा का थाल, धूपदानी, सिलबट्टा, मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश, मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश, मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश। और आहड़ के स्थल, उल्टी तबाई विधि से पकाए गए थे। और यहाँ से जो मोहरें मिली, मोहरें चारों में साथ में लिखवा दूंगा, मोहरें कौन कौन सी। संबंधित स्थल है आओ बागी, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आओ बागी, ये मैंने ए पर करवा दिया है। आज से हो गया आहड़, ओ से हो जाएगा ओजियाना, बा से हो जाएगा बागोर, बा से बालाथल, घी से गिलुंड, पच भागता, पच से हो गया पचमाता, भाग से हो गया भगवानपुरा, और ता से हो गया तारावट। ये साक्ष्य मिले, आहड़ ओजियाना, आहड़ ओजियाना, बागोर, बालाथल, गिलुंड, पचमाता, भगवानपुरा और तारावट। अब जो गणेश्वर से क्या क्या साक्ष्य मिले देखो। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, चाकू, हारपून, दो सिरों वाली पिन, दो सिरों वाली पिन, उपकरण 99% शुद्ध तांबे के, शुद्ध तांबे के, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन। यहाँ के लोग मांसाहारी प्लस सर्वाहारी, मांसाहारी प्लस सर्वाहारी। आहड़ से कितने चूल्हे मिले, आहड़ से 6 चूल्हे मिले। संयुक्त परिवार प्रथा जो हमने शुरू में लिखा दिया। चूल्हे के मुंह कितने थे, 2 मुहा।
इन पर क्या थी? हथेली की छाप थी, हथेली की छाप। नहीं शुरू तो यही शुरू कर दी, खैर कोई नहीं, बख्शिश में कमी है। अंसारी और सर्वाहारी, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, यह सबसे महत्वपूर्ण है, ईंटों का प्रयोग नहीं। अनाज पीसने की चिक्कियां मिली है आहड़ से, और आहड़ से जो प्राप्त थे मृदुबान गोरैया कोटे कहलाते थे, वो में भी लिख देंगे। ईंटों का प्रयोग नहीं। और पत्थरों का बांध, पत्थरों का बांध बना हुआ है, ये यहाँ से मिले। और बेराट से देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं। बेराट से जो साक्ष्य मिले हैं, तो एक तो भीम की डोंगरी है, भीम जी की डोंगरी, भीम जी की डोंगरी से तो महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष। और बीजक की डोंगरी से, बीजक की डोंगरी से बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख मिला है, जिसकी खोज 1837 में की थी। 1837 में किसने की है मित्रों? कैप्टन बट ने की है, 1837 में कैप्टन बट ने की है। उसके बाद में यदि देखें तो बीजे की डोंगरी से ये हो गया, और बौद्ध मंदिरों के अवशेष, और मौर्य सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य सम्राट अशोक की जानकारी। और बुद्ध धम्म और संघ के बारे में, बुद्ध धम्म और संघ, और यहाँ से स्तूप, चैत्य और विहार मिला है, बौद्ध मंदिर मिले हैं। वैनसांग के अनुसार कितने मिले हैं? वैनसांग ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। का पतन किसने किया? मिहिर कुल ने। इसका जो पतन किया है वो क्या? मिहिर कुल ने। यहाँ से देखो, सूती कपड़ा, स्वास्तिक, स्वास्तिक, त्रिरत्न, संकलिपि, दैया के चिन्ह, दिया मतलब दीपक, माटी, दिया है या दीपक के चिन्ह, माटी के दीपक मिले। मुद्राएं मिली है, सूती कपड़े का टुकड़ा, और राम सिंह जी के समय खुदाई हुई थी, इसमें स्वर्ण मंजूषा मिली है। उसके बाद में देखते हैं, दो चीजें और है, यहाँ से प्रश्न पक्का आता है। कालीबंगा, आहड़, ईश्वर और बेराट। कालीबंगा और आहड़।
अब देखिए जो ईंटें थी, यहां पर कच्ची प्लस पक्की दोनों थी। ईंटों का अनुपात था 4:2:1 और जो साइज थी वो थी 30x20x10। यहाँ पर कच्ची ईंटें, लेकिन भवनों की नींव किसमें भरते थे? भवनों की नींव पत्थर प्लस क्वार्टर से। गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है और पत्थरों का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ है? पत्थरों का प्रयोग, और पत्थरों के बांध प्राप्त हुआ है। पत्थरों का बांध प्राप्त हुआ है। और बेराट से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। परीक्षा में क्या आएगा? एक तो परीक्षा में ये आएगा ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे ना, ये क्रॉस लिखने का आदत है। एक ये प्रश्न आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, वो नहीं आएगा। अब एक बात आती है मोहरों की। तो यहां से बेलनाकार मोहरें मिली है, बेलनाकार मोहरें जिन पर व्याघ्र अंकित था। क्या अंकित था? व्याघ्र अंकित था। यहां से जो मोहरें मिली है, 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। और मोहरों पर बाहर की ओर क्या था? अपोलो का चिन्ह, और अंदर की ओर त्रिशूल का चिन्ह था, हेड और टेल। और गणेश्वर में मुद्राएं नहीं मिली है। और विराट में जो मुद्राएं कितनी मिली है? 36 मुद्राएं। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आएगा। 36 में 28 + 8, 8 आहत या पंचमार्क, आहत या पंचमार्क। और 28 इंडो ग्रीक शासकों के, इंडो ग्रीक, कम चल, इंडो ग्रीक शासकों के। और इनमें से 16 किसकी थी? 16 मिनांडर की थी। 16 किसकी थी? यूनानी शासक था मिनांडर, उसकी मुद्राएं थी। अब तो सबसे महत्वपूर्ण बचता है, जो प्रश्न परीक्षा में पक्का आएगा ही आएगा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मृदु भांड। मृदु भांड। यहां से लाल रंग के यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। और चूल्हे आकार तंदूर के समानता, लाल रंग के मृदु भांड, आहड़ से काला, यानी काले वे लाल रंग के, काले वे लाल रंग के, जिनका क्या नाम है? परीक्षा में पूछा जाता है, कृष्ण लोहित मृदु भांड। कृष्ण लोहित, कृष्ण लोहित मृदु भांड। कृष्ण लोहित मृदु भांड। और जो गणेश्वर से मिले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कृपस वर्णी। कैसे हैं? कृपस वर्णी, या जिनका दूसरा नाम है गैरिक। और यहाँ से जो मिले हैं, एक तो मिले हैं PGW, और एक मिले NPW। एक तो मिले हैं चित्रित धूसर मृदु भांड, चित्रित धूसर मृदु भांड, या फिर पेंटेड ग्रेवियर, यानी स्लेटी और उत्तरी काली चमकीले मृदु भांड वाली संस्कृति। इनका हो गया उत्तरी काले चमकीले, काले चमकीले मृदु भांड
वाली संस्कृति। ये प्रश्न पक्का आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये आएगा। और ये मुद्राएं तो हर बार पूछी जाती है, आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये भी आएगा और ये सारे पूछे गए हैं, ये भी आरपीसी ने पूछा है और ये भी आरपीसी ने पूछा है। तो मित्रों आपकी सभ्यताएं पूरी हो जाती। पहले मैंने आपको डिटेल से सभ्यताएं करवाई और फिर सभ्यताएं करवाने के बाद में मैंने आपको सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करवाया। यदि कोई पहले वाली 2 क्लास नहीं देखता है तो ये क्लास जो है आप देख लें। इस क्लास से बाहर कुछ नहीं, आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आए हुए सारे प्रश्न जितने भी मैंने सब डिटेल से करवा दिया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।